Sudha comes from a village called Changa, which is an Anand district in Gujarat. आनंद प्रसिद्ध है तीन चार चीजों के लिए। एक तो आनंद से अमूल बटर, अमूल चीज वगैरह आता है। दूसरा, अमूल इज फेमस फॉर द गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तीसरा, अमूल इज फेमस फॉर इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। एंड चौथा, आनंद इज ऑल्सो फेमस फॉर सुधा पटेल। तो सुधा, ये बताइए कि आप तो बचपन से ही दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड हैं, और आपके हाँ बहन राधा भी बचपन से ही ब्लाइंड है। हाँ, तो ब्लाइंड है। आपके जो माता पिता है उनका प्रतिक्रिया था क्या था, और व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि आप एक गांव में बड़े पले थे, तो आपके जो ग्रामीण इलाके में जो लोग थे, आपके पेरेंट्स के जो दोस्त थे, उनके जो उनसे जो मिलते जुलते थे, उनका प्रतिक्रिया क्या था और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मैं जब पैदा हुई, मतलब मेरे ननिहाल में, तो उस टाइम पे घर में ही पैदाइशी हुई थी, कोई हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। तो जो मामा के घर के जो आसपास के पड़ोस वाले लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, तो बोलते हैं कि बच्ची को मार देना चाहिए ताकि उसको बड़ी होके ये ना लगे कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं क्या करूँगी, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। तो फिर सब लोगों ने, कुछ लोगों ने सलाह दी इन लोगों को कि भई इनके पापा की राय जाननी चाहिए हमें, पापा क्या बोलते हैं। तो फिर पापा ने आके बोला कि जैसे भी है मेरी बच्ची है और मेरे लिए तो वो सुकून है। मैं उसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगी, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी। तो मेरे लिए तो वो अ, बेटी अपनी बेटी है, तो मैं तो उसको पढ़ा के उसको समाज में अच्छी तरह से स्थापित करूँगा। तो इनकी तो ये प्रतिक्रिया थी, तो फिर बाकी दूसरे लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सब लोग मुझे अपने साथ ले जाते थे, खेलने के लिए ले जाते थे, घुमाने के लिए ले जाते थे। क्योंकि जो बच्चा दिखने में सुंदर होता है, थोड़ा क्यूट होता है, तो उसको ये फिर वो लोग भूल जाते थे कि मैं ब्लाइंड हूँ और कुछ नहीं कर सकती या कर सकती हूँ। यानी वो लोग ये नहीं सोचते थे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। वो लोग बस ऐसे सोचते थे कि भई अपनी बच्ची है। ज़्यादा नहीं सोचते थे, और इनको ये लगता था कि ये नसीब वाली है, कुछ तो अपने लिए और समाज के लिए करेगी। तो आपका जो मदर एंड फादर थे, वो आपका पढ़ाई के लिए क्या प्रबंध किया? हाँ, मेरे फादर थे काशीभाई पटेल, तो मदर तो इतना नहीं जानती थी, पर फादर को ये था कि मेरी बच्ची को मैं पढ़ाऊँ जिस तरह से आम बच्चे पढ़ते हैं। तो सामान्य बच्चों की तरह उन्होंने ढूँढना शुरू किया कि कोई उसके लिए स्कूल मिल जाए। क्योंकि पहले ऐसे मेरे टाइम में जब मैं पैदा हुई और मेरी 6 साल की एज हुई 79 में, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंक्लूसिव का सोचा है किसी को। तो वो लोग ब्लाइंड स्कूल ढूँढने लगे। फिर एक रतिभाई करके मेमनगर अंधकन्या प्रकाश गुरु के पास वो रहते थे। तो इनके कॉन्टेक्ट में वो आए। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी रेखावेनी याग्निक, जो प्रिंसिपल थी मेरी पहली, तो वो प्रिंसिपल है ब्लाइंड स्कूल में, अंधकन्या प्रकाश गुरु में। तो वहाँ इसको हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे पीछे राधा भी थी, तो वो लोग सोच रहे थे कि भई उसको पहले एडमिशन दिलाए तो बाद में राधा को भी दिला सके। तो फिर 6 साल की एज में ऑलमोस्ट 6 साल खत्म होते-होते मुझे एडमिशन दिया गया। मैं पूरी स्कूल में सबसे छोटी उम्र की लड़की थी। तो सब लोग मुझे उठा-उठा के घूमते थे, बहुत प्यार करते थे, साथ में रखते थे, खूब प्यार दिया। संस्थान वालों ने भी दिया, प्रिंसिपल, टीचर्स लोगों ने भी दिया, और पेरेंट्स ने भी सही टाइम पे मुझे पढ़ाने की व्यवस्था की। तो ये स्कूल कौन से क्लास तक आपने पढ़ा? विच क्लास, टिल विच क्लास डिड यू स्टडी इन दिस स्कूल? टिल क्लास 12 और? और पहले तो एक आध साल तो केजी-वेजी करके फिर फर्स्ट से 7 तक किया। फिर 8th 9th
उन लोगों को बाहर भेजना कुछ नहीं मुमकिन लगता था। तो वो सोचते थे कि हम लोग एक्स स्टूडेंट्स के रूप में यहीं पढ़ा के 10वीं की एग्ज़ाम दिला दें। तो फिर 15 साल होते-होते मेरी एग्ज़ाम वहीं 10वीं के कक्षा के एक स्टूडेंट के रूप में ही वहाँ दिला दी। फिर 11वीं 12वीं कक्षा में वो लोग शारदा हायर सेकेंडरी हुइंगदेव 4 रास्ता अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए हम लोग बाहर जाते थे। ये शारदा स्कूल जो है अहमदाबाद में, ये कोएड स्कूल, ये सॉरी, एक इंक्लूसिव स्कूल था या ब्लाइंड स्कूल था ये भी? इंक्लूसिव स्कूल था। तो यहाँ पर आपका मेमोरीज क्या है? आप व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ योर स्टडीज यहाँ पर? वो लोग हम लोग है ना सब लोग चलते-चलते जाते थे। 20 मिनट का मेरा चलने का रास्ता था। तो डेली तो हम लोग साथ-साथ में जाते थे। पर एक बार कुछ मेरी किसी किसी कारणवश मुझ में देर हो गई मेरे निकलने में। तो सब लोग मुझे अकेले छोड़ के चले गए। फिर मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि तब तक इतना अभ्यास नहीं था मेरा कि भई थोड़ा-थोड़ा अभ्यास था। 10वीं में हम लोग वो आबू एनएबी के ट्रेनिंग सेंटर में गए थे, तो मोबिलिटी का थोड़ा अभ्यास था। तो फिर मैं अकेले-अकेली गई। फिर इस दिन से मेरी हिम्मत बढ़ने लगी कि भई मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ। और फिर तो मुझे 10वीं में अच्छे परसेंटेज आए थे मेरे, तो संस्थान वालों ने मेरा सम्मान किया, सब किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर अ, स नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते-पढ़ते ये लगने लगा कि मैं आगे जाके भी सब नॉर्मल लोगों के साथ ही पढ़ाई करूँगी और काम भी नॉर्मल लोगों के साथ ही करूँगी। क्योंकि मुझे ये फीलिंग हर बार नहीं रहती थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। कि मैं सो भूल जाती थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। जब मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत आती थी या राइटर के रूप में कोई मुझे ढंग से नहीं मिलता था। राइटर तो ऑलवेज़ मिले हैं मुझे, ऐसी बात नहीं, पर ढंग का राइटर कभी ना मिले, तब ये फीलिंग होती थी कि मैं देख सकती तो मैं उससे बेहतर कर सकती थी। एक चीज़ बताइए, ये आपने मेरे ख्याल से बीए भी किया है, एमए भी किया है, तो जी, आपका आपके ज़माने में मेरे ख्याल से लेट 1980s अर्ली 1990s में शायद आपने अपना कॉलेज एजुकेशन किया था। उस दौरान हाँ, आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत था या तब भी रिजर्वेशन वगैरह था? हाँ, वो 1 मिनट। हाँ, मैं आनंद आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई के लिए गई आनंद में, जी, क्योंकि मेरे पापा की सोच ये थी मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन मिल रहा था। मिल एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे पापा की ये सोच थी कि कभी हम लोग रहे न रहे, तो आप लोगों को ये समाज जाने, आपके गाँव के आस-पास के लोग, हमारे गाँव के आस-पास के लोग, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग, तो फिर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको समाज वाले हेल्प करें आपकी। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहीं आनंद में पढ़ाई करूँ और उनको ये भी था कि मेरे पापा थोड़े अच्छे सोच वाले थे। तो इनको ये था कि यदि तेरा एडमिशन हो गया तो बाकी बच्चों को भी भविष्य में एडमिशन मिल सकता है, एक रास्ता खुलेगा। तो मेरे पापा 15 दिन तक इनके पीछे-पीछे घूमे कि भई इसको एडमिशन करवाना है मेरी बच्ची का वो यहाँ पढ़ाई कर सकती है, पर वो लोग मानते नहीं थे। यानी ट्रस्टी लोग, प्रिंसिपल लोगों को कभी किसी ब्लाइंड लड़की को या लड़के को एडमिशन नहीं दिया था, तो इनको यही लगता था कि भई अ, हम लोग नहीं पढ़ा सकते। फिर मैंने पापा को बोला कि एक काम करो, चलो मैं आपके साथ में चलती हूँ। मैं इनसे बात करती हूँ, वो लोग क्यों एडमिशन नहीं देना चाहते हमें। मैंने जाके बोला कि अ, मुझे एडमिशन चाहिए, आप मुझे एडमिशन दो, मैं अपने आप पढ़ाई करूँगी। आपको तो केवल जैसे बच्चों को नॉर्मल बच्चे को आप लोग लेक्चर देते हैं या पढ़ाते हैं जिस ढंग से, वैसे ही मुझे पढ़ाना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है उसमें। तो बोलते हैं कि लास्ट बेंच के बैठ के पढ़ोगी तो क्या पढ़ाई कर पाओगे? मैंने बोला मुझे तो दिखाई नहीं देता, सुनाई तो देता है लास्ट बेंच पे बैठूँ या फर्स्ट बेंच पे बैठूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानती हूँ कि मैं पढ़ सकती हूँ। तो और कई भी सारी बातें की आधा घंटा, घंटा तक। तो उन्होंने बोले 12वीं तक कैसे पढ़ी, क्या किया, कैसे किया, सारी चीज़ें उन्होंने जान ली। फिर मेरा कॉन्फिडेंस देख के उनको लगा कि एडमिशन दे देना चाहिए। बोले कि कल से कॉलेज आ जाना। मैं
दूसरे दिन से कॉलेज जाने लगी। फिर कॉलेज में एक लड़की मुझे देख के रोने लगी, तो उसको ये लगा कि भाई उसकी भी दोनों बहनें डिसेबल थी, तो उसको ये लगा कि और एक डिसेबल लड़की है, तो उसने बोला कि मेरी फ्रेंडशिप करोगी? मैंने बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप करने में क्या दिक्कत है। तो जब तक मेरी बीए पूरा हुआ तब तक वो सारी हेल्प, क्लास से लाना ले जाना, हॉस्टल से लाना ले जाना, मूवी देखने जाना, फिर कोई रेस्टोरेंट में जाना, कहीं भी जाना हो तो हमेशा मेरे साथ रहती थी। और पूरी कॉलेज में वो एनएसएस स्टूडेंट्स में बेस्ट पारितोषिक मिला उसको मेरी हेल्प करने के कारण। तो कॉलेज के तो बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव रहे, क्योंकि 1200 लड़के लड़कियों में मैं अकेली ऐसी लड़की थी, तो और मैं हर कॉम्पिटिशन जो भी प्रोग्राम्स रहते थे कॉलेज के, तो मैं उसमें सब में पार्टिसिपेट करती थी। रिसेस में सबके साथ खाना-पीना, एन्जॉय करना, क्लासरूम में एक-दूसरे के साथ बैठना, गप्पे लगाना, मतलब शरारतें करना, सारी चीज़ें हम लोग मिल के करते थे। बहुत मज़ा आता था कॉलेज में। फिर इनको ये लगा कि भई मेरे एक्सटेम्पोर स्पीच में फर्स्ट टाइम है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो इनको लगा कि ये तो हमारे कॉलेज का गौरव है, तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया, सारे फ़ोटोज़ मेरे कॉलेज में लगाए। फिर इनको लगा कि हमने एडमिशन देके काफ़ी अच्छा काम किया है। तो आज भी मेरी कॉलेज जो भी प्रोग्राम होती है, कभी हर साल 2 साल में मुझे एक बार ज़रूर इनवाइट करती है। तो आप सुधा पटेल जो है इस सबसे ज्यादा मशहूर चांगा गांव के सरपंच बनने के लिए है। तो आपके दिमाग में ये सरपंच बनने का ख्याल कैसे आया और फिर आप सरपंच कैसे बना? क्योंकि एक गांव में पूरे गांव में इलेक्शन हुआ होगा, प्रचार हुआ होगा, वोटिंग हुआ होगा और कई दूसरे भी लोग होंगे जो आपको आपके साथ कॉन्टेस्ट किया होगा। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर सरपंच जर्नी। सरपंच में जब मेरा एमए ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब सरपंच का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और उसमें ये था कि भई 33% लेडीज अनामत, जी स्त्री आरक्षण। जी जी तो इसमें चांगा गाँव स्त्री आरक्षण में आता था। लेडीज की सीट रिजर्व थी, तो फिर 8-12 लोग मेरे सामने खड़े थे, कम ऑलमोस्ट 11 लोग, मैं मेरे सहित 12 लोग। तो डिस्कनेक्ट करना, कॉल डिस्कनेक्ट कर। एक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, सुनाई दे रहा है। आप म्यूट पे चले गए हैं सुधा जी। हाँ जी, हाँ जी, वो एक कॉल आ गई बीच में। तो मेरे साथ सब लोग, मैं सरपंच बनी, उसकी पहले तो सोच, गाँव की सोच बदलनी पड़ी कि भई मेरे पापा को सबने बोला, मेरे पापा भी सरपंच थे। तो मेरे पापा को सब लोगों ने बोला कि आपके घर से किसी को उम्मीदवार रखो। मेरे पापा ने बोला कि मेरी वाइफ जो है, मेरी यानी मेरी मदर, हेलो, हाँ जी हाँ। हाँ, मेरी मदर जो है वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी जो है वो ब्लाइंड है, पर उसकी समझ अच्छी है, वो सारे काम कर सकती है। तो गाँव वालों ने बोला ठीक है, आपको विश्वास है तो हम लोग चांस लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे अंकल आंटी लोग सोच रहे थे कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन करें। उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा है, सब लोग चाहते हैं। तो मैंने दूसरे दिन जाके फॉर्म भर दिया। 9 मई 1900 1995 में। जी तो जी फॉर्म भरा जब मैंने, तो गाँव के हर लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं सरपंच तो अ, एक मिनट, सॉरी। गाँव के हर लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं सरपंच के रूप में खड़ी रहूँ या मैं जीत जाऊँ, या क्योंकि 100% तो कभी किसी के फ़ेवर में कोई होता नहीं है। जी तो कुछ 50 लोग गाँव के मिलके
मामलतदार और कलेक्टर के पास गई। बोले कि आप लोगों ने तालुका पंचायत, जिला पंचायत में, और इन लोगों को जाके बोला कि भाई ऐसे लड़की को सरपंच के रूप में फॉर्म क्यों भरने दिया। तो ये कलेक्टर ने बोला कि भाई जो लड़की है वो वोट दे सकती है कि नहीं दे सकती, उसके पास इलेक्शन कार्ड है कि नहीं है। बोले कि हाँ वो दे सकती है। तो ने बोला कि जो मतदान कर सकता है वो ले भी सकता है ना, दूसरों के जो वोट कर सकता है वोट ले सकता है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम ना नहीं बोल सकते। और आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि वो नहीं कर पाएगी। एमए तक पढ़ाई की है और उसकी अच्छी सोच है, वो समाज सेवी है। कुछ काम वो लोग मेरा जानते थे, डिसेबल के लिए मैं करती थी जी जी। तो उन्होंने बोला कि भाई कर सकती है तो आप करने दो। तो फिर सरपंच के रूप में फिर 12 से 4 लोगों ने फॉर्म वापस खींच लिए, 8 लोग बच गए हम लोग। 8 में से इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद में जीत गई। और ऐसे सरपंच के जब इलेक्शन में जीत गई तो जिसके वोट मेरे से कम थे, कल्पना बहन के, तो इनके हस्बैंड विजय भाई थे। इन्होंने कुछ ठाकुर लोगों को उकसाया कि भाई ये तो मुस्लिम वोटों से जीत गई। तो फिर दोनों के बीच में कम्युनल राइट्स हो गए। तो मेरा विक्ट्री प्रोसेसन तो नहीं निकला और तुरंत बिना चार्ज लिए मेरे पे जिम्मेदारी हो गई भाई कम्युनल राइट्स कैसे रोके। तो उसके लिए फिर मैंने मेरे पीएसआई को, सब पुलिस वालों को फोन किया कि मेरे गांव में ऐसी स्थिति है, आप आके संभालिए। 10 मिनट में वो लोग आ गए, किसी को कोई हताहत नहीं हुई। और ऐसे स्थिति संभल गई तो गांव लोगों को लगा कि ये लड़की कुछ तो जरूर कर ही सकती है। हम लोगों ने जो विश्वास किया है वो ठीक है। जैसे मैं सरपंच बनी। तो आप जो आपने कहा कि आप 5 साल सरपंच रहे हैं, तो जी ये 5 साल में आपका मेन एक्टिविटीज क्या था? व्हाट वाज योर मेन एक्टिविटीज इन दिस 5 years एज सरपंच? हाँ, तो गांव में क्या होता है कि गांव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि भाई उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य, फिर शिक्षण यानी एजुकेशन, और फिर रास्ते अच्छे चाहिए, फिर पानी की सुविधा अच्छी चाहिए, लाइट की सुविधा अच्छी चाहिए, यानी बेसिक जो जरूरत होती है गांव वालों की वो पहले सबसे अच्छी होनी चाहिए, ताकि इनको सुविधा मिलती रहे तो वो सुकून से काम कर सके, आराम से जी सके। तो पहले तो मेरे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, उसमें मैंने लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था की इन लोगों के लिए, ताकि इनको कहीं दूर जाके अपने टेस्ट वेस्ट के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। फिर मेरी एक एजुकेशन वो प्राइमरी स्कूल थी गर्ल्स के लिए, तो वो 2 जगह अलग-अलग, 1 से 4 अलग जगह, 5 से 8, 7, 7वीं तक था, अभी 8वीं हुआ। तो 7वीं तक अलग जगह पे, तो बच्चों को सँभालने में तो दिक्कत आती थी। एक स्कूल पड़ा था हमारे पास, यानी पहले बना हुआ था पर उसका कुछ एंक्रोचमेंट के हिसाब से दिक्कत थी। तो फिर वो स्कूल का पेनल्टी भर के उसको सेट करके डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हमने स्कूल डोनेट किया पूरे गांव से। और वो उसके बदले में जो पुराना स्कूल था वो हमारे जो केड़वणी मंडल होता है हमारा, जो एजुकेशन ट्रस्ट होता है चांगा का, उसको वापस दिलाया ताकि दूसरी बिल्डिंग बना पाए। फिर गांव के सारे रास्तों को आरसीसी करवाया। फिर पानी की लाइट की सुविधा, क्योंकि बहुत लाइटें जाती थी उस टाइम, तो ज्योतिर्ग्रामीण योजना की सोच थी, तो उसको भी लागू किया कैसे भी करके, यानी हर तरह से। फिर क्योंकि मेरे गांव में गौचर की जमीन थी तो उसकी पेड़ पौधे हम बेचते थे, उसके भी पैसे आते थे, तो गांव का हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती थी। क्योंकि मेरे पापा को जो दिक्कत आई थी उसमें से मुझे थोड़ी कम आई, क्योंकि मेरे पापा ने
थोड़ा समझाया मुझे कि काम को ऐसे ऐसे किया जाता है और उसके लिए पैसे भी तालाबों से पेड़ों से ऐसे ऐसे जुटाया जाता है, क्योंकि गांव के जो लोगों के टैक्स बैक्स होते हैं ना वो अर्बन एरिया से बहुत कम होते हैं, यानी बहुत नॉमिनल होते हैं, इससे पंचायत नहीं चल सकती। तो ऐसे ऐसे करके फिर ब्लड डोनेशन कैंप किए। फिर अभी तो मेरे गांव में चारों साइड यूनिवर्सिटी हो गई, पूरी इंटरनेशनल लेवल की एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो उसकी जमीन भी मेरे हाथों से दी गई उस टाइम। तो अभी काफी डेवलप हो गया है गांव। एक तो प्रायोरिटी तो और प्रायोरिटी में क्या होता है, जो जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, तब आदमी का महत्व नहीं होता है, कुर्सी का महत्व होता है। तो उसको गिराने के लिए काफी कोशिशें की जाती है, उसमें हर्डल्स पार करते करते थोड़ी हिम्मत रख के थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके, कभी हमें गुस्सा करके भी काम को निकालना पड़ता है। क्योंकि जब हम यदि डर के ये रिजाइन कर दे या छोड़ दे, तो फिर तो दूसरे डिसेबल लोगों को या ब्लाइंड लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं। तो फिर वो सारे संघर्ष तो जरूर करने पड़े। फिर भी मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि भाई जैसे जैसे मैं काम को जितना भी गांव के लिए जितनी भी उन्नति करने में हेल्प कर सकूं, उसको उन्नति में जितना भी मेरा योगदान तो है मैं करूं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको जब आप सरपंच थे तो आपके गांव में कुछ पानी का प्रॉब्लम हुआ था। तो ये हाँ इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली, हाँ, और मेरे आपने। गांव में पानी की प्रॉब्लम ये थी कि मेरी लॉ की एग्जाम चल रही थी, मैं फर्स्ट ईयर लॉ में पढ़ाई कर रही थी और उस टाइम कुछ उस टाइम ये हुआ कि गांव के कुछ लोगों ने ये ऐसा था कि भाई गांव के कुछ लोगों ने वाटर वर्क से प्लग बग निकाल दिए, फ्यूज व्यूज निकाल दिए और ऐसा हंगामा करने लगे कि भाई सरपंच आएगी नहीं आएगी तब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे, किसी को पानी नहीं जाने देंगे। और हम मेरे तलाटी को भी नजर कैद कर दिया और फिर फोन पे फोन करने लगे कि भी आप आपको आना ही होगा। तो मेरे अंकल आंटी जो रमेश भाई और उषा बहन थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, जहाँ मैं इंग्लिश सीखने जाती थी। तो वो लोगों ने बोला कि एक बार एग्जाम दे के आ, फिर देखते हैं कुछ करते हैं। फिर तब तक मैं विद्यानगर में थी, तो मैं एग्जाम दे के वापस आई, फिर से फोन उन्होंने चालू कर दिए। फिर मैंने अपने तालुका विकास अधिकारी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको मैंने फोन लगाया, मेरे पीएसआई को फोन लगाया कि ऐसा ऐसा है, मेरे तलाटी को इन्होंने नजर कैद रखा है, प्लीज आप उन्हें मुक्त कीजिए, मैं कल जरूर आऊंगी, मेरे एग्जाम के कारण मैं नहीं आई, पर रात को जाने में मेरा खतरा है, मुझे लगता है कि मेरा जाना उचित नहीं लगता, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की। दूसरे दिन मैं पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद कुछ दिक्कत हो जाए। तो मेरे अंकल आंटी ने मेरे लिए व्यवस्था की कि पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में चलूं। तो मैं गई। फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है चलो आप बात करते हैं, आपको दिक्कत है पर पहले आप फ्यूज लगा दो, पहले पानी चालू कर दो, क्योंकि आपने क्राइम किया है। ये आपने फ्यूज चुरा के निकाल के पूरे गांव को परेशान करने का एक प्लान बनाया, वो गलत बात है। तो पुलिस को तो मैं आपको दे सौंप सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ, क्योंकि पुलिस को मैं पकड़ा सकती हूँ आपको, क्योंकि आपने गुनाह किया है। मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो आप मुझे इतना चिल्लाने का या आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने आपकी प्रॉब्लम क्या है? कई लोग 4000 लोगों ने सिग्नेचर करके एक आवेदन पत्र दिया कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है कर देना चाहिए, पर एक बात मेरी, अब आप लोग बैठो, मैं पूछती हूँ उसके जवाब दो। मैंने पूछा कि भाई पहले ये बताओ कि ये पानी की प्रॉब्लम कब से है? तो बोले कि 16 साल के से। मैंने मेरे पापा सहित
3 सरपंच चेंज हो गए, 3 टर्म निकल गई, 3 महीने से एक लड़की आई, तभी आपको पानी का प्रॉब्लम याद आया। तो और मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे, बोले कि तू रिजाइन कर दे, नहीं तो मेरे घर नहीं आना। मैंने बोला कि ठीक है पापा, आप चले जाओ, मैं देखती हूँ, इसके लिए कोई रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे पता ही था कि 2-5 मिनट में या आधे घंटे में या 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इन लोगों ने ये भी ट्राई किया था कि मेरे सिग्नेचर राइट्स लेने के, क्योंकि पंचायत में सरपंच की सिग्नेचर महत्वपूर्ण होती है। उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, जी, ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। तो फिर उन लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं सिग्नेचर का राइट इनको दे दूं। फिर मैंने बैंक वालों को, ये नहीं, वो तालुका प्रमुख भी आए थे, विकास अधिकारी भी आए थे। तो फिर मैंने पंचायती राज में है कि सरपंच के सिग्नेचर के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इनकी कॉपी सब बैंक वालों को दे दी। मैंने बोला मेरी सिग्नेचर के अलावा किसी के सिग्नेचर से ये आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसके कारण फिर मेरे सिग्नेचर राइट भी वो लोग छीन नहीं पाए। उनको वाटर वर्क से प्लग भी डाल के पानी चालू करना पड़ा। और फिर स्थिति को थोड़ा फिर उन्होंने रोड रास्ते में खोद डाले थे, उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया। फिर पाइपलाइन में रमजान महीने में उन लोगों ने पाइपलाइन में वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ताकि मुस्लिम एरिया में पानी ना पहुंचे, ताकि इनका आक्रोश बढ़े। तो फिर पंचायत वालों को साथ में लेके गई, 15-15 मेंबर्स को साथ में लेके गई, ताकि और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो हटाया, जो इन लोगों ने डाल दिया था बीच में, ब्लॉक कर दिया था, वो ब्लॉक हटाया। ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह से इन्होंने काफी, कुछ लोगों ने कोशिश तो कर दी, पर मुझे ये था कि मेरे साथ 2-4-10 गांव वाले लोग नहीं है, तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट सब लोग तो मेरे साथ है ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, परिवार साथ में है। मुश्किलें तो आती रहती है, पर हमारे साथ वाले लोग जब हमें, थोड़ी हमारी हिम्मत होती है, तो हमारी हिम्मत के साथ वो लोग चलते हैं हमारे साथ। यदि हमारी हिम्मत कम हो जाती है, तो फिर वो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम तो आ सकती है, प्रॉब्लम में हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जब हमारी हिम्मत होती है, तो पूरा जहान अपने साथ होता है। जैसे शोले मूवी में एक डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। हाँ, वो ठीक है। एनीवे, आप आप एक क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी है। तो जी। एज अ ब्लाइंड पर्सन, ये योग का सीख आपने कहाँ से सीखा और कैसे सीखा? और इस योग का ज्ञान के साथ आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? आर यू स्टिल डू योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? अ, मैं ना सुबह सुबह 4 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, जी, और तो मैं टीवी में देखती रहती थी, तो बाबा रामदेव का एक प्रोग्राम देखा मैंने, आँख आँख के लिए देखा, यानी आँख की ट्रीटमेंट कैसे होती है, आँख कैसे काम करती है, आँख के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, सारी चीजें। जी, दूसरे दिन दूसरा प्रोग्राम देखा, हार्ट के लिए देखा, डायबिटीज के लिए देखा, ऐसे 2-4 प्रोग्राम देखे मैंने। क्योंकि मेरे, फिर एक दिन तो मेरे अपने आप नींद खुल गई थी, दूसरे दिन मैंने सोच के जगी कि भाई 4 बजे देखना है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे 4-5 प्रोग्राम देखे, तो मुझे उनमें एक एडवर्टाइज आती थी, योग विज्ञान शिविर। तो 6,000 उसकी फीस थी, तो मैंने भर के वहां चली गई मैं, हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैं गई, तो स्वामी जी ने बोला कि आपको योग टीचर बनना है, तो निशुल्क आप योग टीचर की ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मैं स्वामी जी को मिलने गई। मैंने बोला कि मुझे योग टीचर बनना है, पर मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे कोई उसका फॉर्म नहीं भरने देंगे। बोले ऐसा नहीं होता। मैंने बोला ऐसा ही होगा, आप मुझे डेट दे दीजिए, मैं उस टाइम पे जरूर आऊंगी। तो बोले ठीक है, फॉर्म तो भर के जा। मैंने बोला ठीक है, फॉर्म भर दूंगी, पर मुझे आज तक के एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि सब लोग अपने आप से ही सोच लेते हैं ब्लाइंड लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसीलिए आपने जो डेट दी है उस टाइम पे मैं जरूर आऊंगी। तो उन्होंने मुझे
बोला कि 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर से कुछ योग शुरू होता था 2005 में। तो उन्होंने बोला कि सेकंड शिविर में आ जाना। मैं ठीक है। तो मैं तो उस टाइम पे पहुंच गई अपने हिसाब से और जाके, क्योंकि मेरा तो फॉर्म था ही नहीं उसमें, तो मैंने, जो इंचार्ज थे वो लोग गुजराती थे, तो इनको बोला कि स्वामी जी ने मुझे बोला है आप मुझे रूम प्रोवाइड कर दीजिए। ये आपको और आपने ये फॉर्म पहले ही बड़ा भरा था, पर आपका फॉर्म था नहीं वहां पर। हाँ था ही नहीं, नहीं उन्होंने क्या वो रैके में वो करते हैं ना, वो सॉर्ट आउट करते हैं ना भाई, किसको जी जी। बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, उसमें मेरा नहीं रखा है इन लोगों ने। पर अच्छा। मैंने बोला कि परेश भाई, वो परेश भाई और कोई और था, मैंने परेश भाई મારું ફોર્મ હોય કે ના હોય, બાબાજીએ મને કહ્યું છે તમારે મને રાખવાની જ છે। यानी मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई बाबा जी ने मुझे, स्वामी जी ने मुझे बोल ही दिया है आपको रखना ही है, और कल सुबह स्वामी जी आए जब पूछ लेना, जी। ना बोलेंगे तो चली जाऊंगी, हाँ बोलेंगे रह जाऊंगी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वामी जी ने बुलाया तो जरूर बुला ही होगा आपको, और आप आई हो तो। तो स्वामी जी, हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो स्वामी जी ने बोला ये तो ठीक है, फिर मैं रुक गई। फिर ये लोगों ने मुझे योग टीचर की आईडी नहीं दी, उन्होंने फ्रेश शिविरार्थी की आईडी दी। फिर प्रेयर गाने के बहाने मैंने माइक लिया 8वें दिन, 10 दिन का प्रोग्राम था। मैंने बोला कि स्वामी जी, प्रेयर गा के फिर मैंने बोला कि स्वामी जी आपने मुझे बोला तो मैं आपसे बात करके योग टीचर के रूप में आई हूँ, मुझे आगे जाके योग करवाना है लोगों को, पर मेरे पास आईडी नहीं है, ना ही बैनर है संस्थान का, तो मैं कैसे आगे जाके काम करूंगी। तो उन्होंने बोला कि उसको 2-2 आईडी दे दो, 2-2 बैनर दे दो, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो नहीं करवा पाएगी, जो वो खुद मुझे सुन के कर सकती है तो वो दूसरों को भी करवा सकती है। फिर एक भरत सिंह गोहिल है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और हमने मिलके 52 जितने शिविर किए, यानी कैंप्स किए। तो योग के कैंप्स में मैं बोलती थी, वो डेमो देते थे सबको। फिर मैं, एक बार ऐसा हुआ योग कैंप में पेटलाद में, ब्रह्मा कुमारीज में योग था हमारा कैंप, हम दोनों जा रहे थे। तो आधे रास्ते तक मैं ऑटो में जाती थी, फिर इनके साथ में कार में जाती थी। फिर मैं ऑटो में गई मांझी चौकड़ी तक मेरी गांव से, तो वो आए ही नहीं। मैं 15 मिनट वेट किया, 20 मिनट वेट की, सब लोग मुझे फोन करते थे आप लोग आए नहीं, आप लोग आए नहीं। पर वो लोग राजकोट से वापस आ रहे थे ना, तो इनको एक्सीडेंट हो गया, तो इनके ड्राइवर की डेथ हो गई थी, इनका फोन वोन सब बंद हो गया। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं मैं योग करवाऊंगी आप लोगों को। फिर मैं मेरे ऑटो वाला मेरे पास ही था, तो मैंने बोला कि चलो हम चलते हैं पेटलाद में। मैंने जाके पूरा योग करवाया, सबको मजा आया, तब से मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं करवा सकती हूँ। मैंने अकेले योग करवाया था। फिर वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल पेटलाद में मैं अकेली बैठी थी, कभी एक आधा घंटा योग मेरे भरत भाई की इंतजार करते। तो उन बैठे बैठे अकेले बैठे बैठे मेरी सोच में आया कि मैं पतंजलि चिकित्सालय भी चला सकती हूँ, तो पतंजलि चिकित्सालय के लिए मुझे ट्राई करने चाहिए। तो फिर मैंने इनसे भी बात की कि भाई मुझे ऐसा करना है। ये पतंजलि चिकित्सालय। हाँ, तो पतंजलि चिकित्सालय के लिए मैंने सोच की, पर दिक्कत ये थी मेरी कि मैंने इनको बोला कि मुझे आनंद में चिकित्सालय चाहिए, तो ये मुझे लगता था कि मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ। तो आनंद में चिकित्सालय के लिए मैंने बोला, तो उनको भरत भाई को भी ऐसा लगा, वो अध्यक्ष थे उस टाइम, मैं भी इस संगठन में थी, तो उनको ये लगा कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि सोच ले। मैंने बोला सोच ही लिया है मैंने, तो मुझे करना ही है। तो उन्होंने दूसरों को दे दिया, यानी आर्य ब्रदर्स को दे दिया। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब मुझे नडियाद में दे दो, आपने आनंद में तो देने नहीं दिया, पर अब मुझे नडियाद में दे दो। मैं स्वामी जी के
हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मैं स्वामी जी के सिग्नेचर करवा के ले आई। ठीक। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे अध्यक्ष सिग्नेचर करे ना करे पहले, मैं स्वामी जी के सिग्नेचर करवा के ले आई। मैंने बोला आप स्वामी जी ने हाँ बोल दिया है मुझे नडियाद में, आप मुझे सिग्नेचर कर दो। फिर मैं हमारे जो जिला अध्यक्ष, स्टेट, हमारे राज्य के अध्यक्ष, हमारे तो दोनों के सिग्नेचर करवा के ले आई। फिर स्वामी जी ने बोला कि उसको दे दो, पर उनके भाई है राम भरत जी जो अभी ये पूरा संभाल रहे, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा कि भी कैसे भी करके मुझे तो चिकित्सालय चाहिए। मैं हर 3 महीने में जितनी भी शिविर होती थी वहां, महिलाओं की शिविर होती थी, युवाओं की शिविर होती थी, जैसे संगठन की शिविर होती थी, योग की, उस सब में जाके एक ही बात करती थी कि मुझे चिकित्सालय दे दो। फिर स्वामी जी को मैंने बोला आप राम भरत जी को बोल दीजिए मैं कर पाऊंगी, यदि मैं कर पाई तो आप मुझे एक क्रेडिट दे देना 1 साल के लिए, और नहीं कर पाई तो 1 साल के बाद ले लेना। तो ठीक है, वो राम भरत जी दूसरे दिन आए मेरे पास, एग्रीमेंट करके जाना। मैंने बोला मेरे पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। बोले आपसे किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं, आप एग्रीमेंट करके जाना। ठीक है, मैं एग्रीमेंट करके आई, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 0 पैसे थे। मैं बिजनेस करने तो सोच रही थी। तो फिर स्वामी जी अहमदाबाद में आए, तो मैंने एक लेटर लिखा कि स्वामी जी मुझे ये काम करना है पर मेरे पास डिपॉजिट देने के पैसे नहीं है, मैं काम जरूर करूंगी और समय आने पर संस्थान को डोनेशन भी करूंगी, पर फिलहाल मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बिना लेटर पढ़े ही, मैंने इनको बात बता दी मुंह से, क्योंकि वो भागते रहते हैं, स्वामी जी बहुत दौड़ते रहते हैं। वो तो मैं स्टेज से नीचे स्टेप पे खड़ी रही थी, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि स्वामी जी तुरंत निकल जाएंगे, आप स्टेप पे खड़ी रहना, ताकि क्योंकि स्वामी जी मुझे पहचानते हैं। तो मुझे देख के बोले क्या काम था, मैंने बोला स्वामी जी आपके सिग्नेचर चाहिए, मैं 1 लाख डिपॉजिट मेरी माफ कर दो। तो उन्होंने मेरी डिपॉजिट, पूरे इंडिया में केवल मेरी डिपॉजिट माफ है, तो मुझे ऐसे पतंजलि चिकित्सालय मिल गया। फिर मेरे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट है महेंद्र भाई पटेल, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की हेल्प की, बोली कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मैं आपको पैसे देता हूँ, आप टेंशन मत करो। और उन्होंने पहले सपोर्ट किया मुझे सारी चीजें सेट करने में। फिर इसको देने के, इनके 5 लाख देने के लिए रमेश भाई शाह ने हेल्प की, रमेश भाई शाह के 5 लाख देने में प्रीतिबेन पटेल यूएसए वाले थे, इन्होंने हेल्प की। 3 साल ऐसे ऐसे चला। फिर ये कैश क्रेडिट हो गई, मेरे बैंक वालों, पंजाब नेशनल बैंक मुझे कैश क्रेडिट नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने देना बैंक से कांटेक्ट किया उनको, उन्होंने बोला कि अकाउंट खोलो, मैंने बोला आप मुझे कैश क्रेडिट दो तो मैं अकाउंट खोल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देंगे, तो मुझे सीसी दी उन्होंने 20 लाख रुपए, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। जैसे जैसे काम मेरा शुरू हुआ, उसमें अभी मेरी हेल्प जो कर रहे हैं सतीश भाई शर्मा, तो जो एक मेरे सवाल, लाइफ पार्टनर है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा एक सफर चलता रहा। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर। आपने कहा पतंजलि चिकित्सालय एंड आप पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो ये बिजनेस जो है, जाहिर है कि बिजनेस करोड़ों में है। तो ये आपका जो मैनेज करने का स्टाइल क्या है? आपको कौन मदद करता है? आपका मुलाजिम कितने लोग, आपका टीम कितना बड़ा है, और उनको उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो फिलहाल मैंने छोड़ दी है, क्योंकि उसमें डेली अलग अलग टास्क रहते थे, सबको अप्रोच करना भी थोड़ा मुश्किल था, और हाँ वायबल भी नहीं था। और दूसरी ये चीज थी कि उसमें ना लोग, डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि अलग अलग तरह की, पहले सब फूड की, कॉस्मेटिक की, पर्सनल केयर की, सारी चीजों की डिस्ट्रीब्यूटर एक ही थी। फिर धीरे धीरे जैसे व्याप बढ़ता गया तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग अलग होने की, कॉस्मेटिक की किसी और को, पर्सनल केयर की किसी और को, फूड की किसी और को, यानी अलग अलग वायबल भी नहीं था। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया, और अभी पतंजलि चिकित्सालय केवल चला रही हूँ। तो उसमें डॉक्टर सहित फुल स्टाफ है मेरे पास, बिलिंग वाले हैं, स्टोर मैनेजमेंट वाले हैं,
गोडाउन कीपर है, स्टोर कीपर है, पूरा कंप्यूटराइज है। और सतीश भाई शर्मा है जो मेरे लाइफ पार्टनर है, वो मेरी हेल्प करते हैं क्योंकि वो भी पतंजलि में पहले मार्केटिंग फैसिलिटेटर थे इंडिया लेवल के। तो इनकी हमारी दोनों की मुलाकात हुई और हम दोनों ने साथ रहने का एक मन बना लिया। तो उसके बाद वो भी पूरी उनकी जो जानकारी है यानी उनका जो ज्ञान है उससे, और जो टेक्नोलॉजी का यूज है, क्योंकि अभी सारी चीजें बैंक का भी जितने भी मैसेज आ रहे, कितने पैसे भरे गए, कितने आरटीजीएस हुए, क्या हुआ, कितना डिपॉजिट किए, कैसी स्थिति है, कितनी किसकी सैलरी दी गई, कौन सा चेक किसको इश्यू किया गया, सारी चीजें अभी क्या होता है कि अपने एसएमएस में आ जाता है, नेट बैंकिंग में आ जाता है, तो सारी चीजें मैनेज करने में आसानी होती है क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया। पतंजलि का परचेज भी ऑनलाइन, सेल्स भी ऑनलाइन। तो अभी काफी सेट हो गया क्योंकि 11 साल पतंजलि को ऑलमोस्ट 2009 को शुरू किया था, तो अभी ऑलमोस्ट 11 साल तो हो गए उसको। एक आखिरी सवाल सुधा, आपका शादी हुआ था और इस शादी के पीछे एक कहानी था जो आपने कई साल पहले मुझे बताया था, तो आप वो शेयर करेंगे? जी, हमारी शादी हुई थी, हम पतंजलि में ही मिले थे दोनों, और उसकी मदर मुझे पतंजलि में मिली थी। और इसके कारण इनकी मदर की इच्छा थी कि मेरा बेटा उससे शादी करे। तो स्वामी जी को बात की, स्वामी जी ने बोला कि भाई ये मुश्किल चीज है, फिर भी आप लोगों का मन है तो सोच लो। तो ऐसा करके हमारी शादी हुई थी। जी। सो अभी हमारे जो ऑडियंस है वो आपसे कुछ सवाल शायद पूछना चाहेंगे, तो वी आर ओपनिंग द फ्लोर अभी फॉर मैं 2 क्वेश्चन। चीजें बता सकती हूँ। एक जी पूछने से पहले कि अभी मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आनंद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी जी मेरे यहाँ 52 ब्लाइंड स्टूडेंट्स 9वीं जी से लेके एमए बीएड तक यानी मास्टर्स तक पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। इनको कंप्यूटर, म्यूजिक, होम साइंस सारी चीजें इनको हम लोग सिखाते हैं। अभी संस्थान के लिए एक जमीन भी डोनेशन में मिल चुकी है। तो यानी सारी चीजें और उसके साथ साथ में एक इंक्लूसिव समग्र शिक्षा अभियान में डिसेबल बच्चों की मैं टीचर भी हूँ, तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की। तो ऐसा सारे काम एक साथ पतंजलि का काम भी करती हूँ। तो ऐसे 3-4 जिम्मेदारी अपनी है अभी फिलहाल, तो वो एक काम करती हूँ।